हेलो फ्रेंड्स, कीर्ति रानी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल फंक्शंस के बारे में। अगर आपको यही सेम टॉपिक इंग्लिश में समझना है तो प्लीज़ मेरे चैनल प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने यही सेम टॉपिक इंग्लिश में समझाया हुआ है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में। इसका मतलब क्या है? अब हमारी जो फाइनेंशियल फंक्शंस है, या तो वो कोई भी एक इंसान ही पूरी कंपनी के लिए फाइनेंशियल डिसीजन लेगा, या फिर उसको है ना हर एक लेवल पे है ना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, हर एक लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एक्सेट्रा। तो किसी भी बिजनेस में ऐसा ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या टाइप्स है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, यही आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो आज की ऑर्गेनाइजेशन जो है फाइनेंशियल फंक्शन का, तो वो क्या बताता है कि किसी भी बिजनेस या कंपनी का जो ओवरऑल हायरार्की है, तो उसमें डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट को पैसे की ज़रूरत है, चाहे वो है ना ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हो, मिडिल लेवल पे काम कर रहे हो, या फिर टॉप लेवल पे काम कर रहे हो, चाहे वो इंडिया में काम कर रहे हो या इंडिया के बाहर काम कर रहे हो, सबको पैसों की ज़रूरत तो है। और ये है ना मुट्ठी में कौन रखता है, तो वो रखता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी फाइनेंस मैनेजर, यानी कि फाइनेंशियल फंक्शंस यहाँ पे आ गए। तो ये फाइनेंशियल फंक्शन हर एक लेवल पे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर एक कंपनी कैसे अपने स्ट्रक्चर चूज करती है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। तो जब छोटी कंपनीज जो होती है, वो क्या करेंगे, वो किसी एक फाइनेंशियल मैनेजर को अपॉइंट करेंगे और उनसे सारे फाइनेंशियल फंक्शन जो है कराएंगे। लेकिन आज के जो मॉडर्न मीडियम साइज या फिर लार्ज फर्म्स है या फिर कंपनीज है, वो क्या करेंगी, वो ये देखेंगी कि है ना हमारे हर एक डिपार्टमेंट में या फिर हर एक लोकेशन पे एक अलग से उनका फाइनेंशियल मैनेजर एक सेपरेट हो, ताकि वो अपने आप से स्मूथली और अच्छे से फंक्शन कर सके और हमारा जो प्रॉफिट है या वेल्थ है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो इसी के कुछ प्रकार है जो हम लोग आगे वाले स्लाइड पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जब हम लोग अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है, एक हायरार्की मिलती है कि है ना जो फाइनेंशियल फंक्शन है वो नीचे से ऊपर कैसे कोई किसी लिए अकाउंटेबल होता है। तो नीचे आपने देखा, सबसे पहले है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है। वहाँ पे सारे शेयर होल्डर्स, जो सारे सीईओ है, सीईएफओ है, चेयरमैन है, इन्वेस्टर्स है, वो सब एक साथ मिलके बैठते हैं। उसके नीचे आता है सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करता है। अब हमारा जो सीएफओ है यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या फिर वीपी यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है फाइनेंस का, वो सीईओ को जाके रिपोर्ट करता है। ठीक है, और फिर सीएफओ जो है उसके नीचे दो लोग काम करते हैं, एक ट्रेजरर होता है, एक कंट्रोलर होता है। अब इन दोनों के बीच में फाइनेंशियल फंक्शंस को बांटा गया है। तो ट्रेजरर और कंट्रोलर जो है वो सीएफओ को रिपोर्ट करेंगे, सीएफओ सीईओ को रिपोर्ट करेगा और सीईओ रिपोर्ट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब ये ट्रेजरर और कंट्रोलर के क्या क्या फंक्शंस हैं, इन्हें हम लोग अभी देखेंगे। तो ट्रेजरर के क्या फंक्शंस हैं, वो कैश और लिक्विडिटी को मैनेज करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर और लोन को मैनेज करता है, क्रेडिट और कलेक्शंस के बारे में देखता है, फॉरेक्स और रिस्क मैनेजमेंट को देखता है। और जो हमारा यहाँ पे कंट्रोलर है वो क्या करता है, तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखता है, कॉस्ट अकाउंटिंग और बजटिंग देखता है, इंटरनल ऑडिट एंड कंट्रोल देखता है, टैक्स कंप्लायंस और रिपोर्टिंग देखता है। तो ये दोनों फंक्शंस है। जो ट्रेजरर है वो मेनली वो देखता है कि बाहर से कैसे कंपनी को फंड्स के लेना देना है या फिर कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वो देखता है। और जो कंट्रोलर होता है वो कंट्रोल करने को देखता है कि हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा तो नहीं हो रहे, कहाँ पे हमें कंट्रोल करना चाहिए, कहाँ पे एरर है, कहाँ पे फ्रॉड के चांसेस है, तो वो सब कंट्रोलर देखता है। अब इन्हीं के इस फंक्शन जो है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है ट्विन पिलर, यानी कि ट्रेजरर और कंट्रोल के बीच में हम लोग अभी डिफरेंस देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ट्रेजरर और कंट्रोल के बीच में मेन डिफरेंस क्या है, जो ट्रेजरर होता है वो मनी को एज एन एसेट की तरह मैनेज करता है। हाँ, वो ट्रेजरी या क्योंकि एसेट्स क्या डिमांड करते हैं कि पैसे डिमांड करते हैं कि हमारे ऊपर इन्वेस्ट कीजिए एक्सेट्रा। और जो कंट्रोलर होता है वो मनी की अकाउंटिंग और जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल कंपनी का, उसे ट्रैक करने का यानी कि कंट्रोल करने का काम करता है।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ट्रेजरर है उसका रोल क्या होता है। यहाँ पे ट्रेजरर की जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोर्स फंड्स को कहाँ से आपको लेके आना है और उसे कैसे सेफ गार्ड रखना है। सेफ गार्ड यानी कि उसे ऐसे जगह इन्वेस्ट करना है कि जहाँ पे हमारी कंपनी के पास पैसे तो रहे, साथ में ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है कि जहाँ से हमें रिटर्न जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलते रहे, यानी कि हमें जो पैसे वो सेफ रहे, अच्छे से उसके रिटर्न्स मिलते रहे। तो ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसे अगर हम लोग फाइनेंशियल डिसीजन के टर्म्स में देखने जाए तो क्या होगा, वो होगा हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो वो दोनों जो है वो ट्रेजरर के अंदर आते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम लोग जान पाए कि ट्रेजरर की जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो कौन कौन सी होती है। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ट्रेजरर की जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कौन कौन सी है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैश मैनेजमेंट। अब कैश मैनेजमेंट यानी क्या कि बिजनेस में कैश कैसे अंदर आ रहा है, कितना बाहर जा रहा है। जो अंदर आ रहा है, जो हमने इन्वेस्ट किया था उससे ज़्यादा अंदर आ रहा है, बाहर कितना जा रहा है, हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है या नहीं। तो ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारी कंपनी है उसके पास कैश बना रहे ताकि वो कम्प्लीटली बैंकरप्ट ना हो पाए। ठीक है, उन कभी कभार होते हैं कि पेपर पे आप प्रॉफिट बता रहे हो लेकिन आपने सारा का सारा पैसा फिक्स एसेट में इन्वेस्ट कर दिया और अभी आपके पास सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं बचे, तो वो सिचुएशन ना आए, इसीलिए जो ट्रेजरर है उसकी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कंपनी के पास रिजर्व्स बने रहे। अब उसकी जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फाइनेंसिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चरिंग। फाइनेंसिंग यानी क्या कि आप कौन से सोर्स ऑफ फंड से पैसे लेके आ रहे हो बिजनेस में। अगर आपके बिजनेस को पैसे चाहिए तो आप इक्विटी कैपिटल ले रहे हो या डेट कैपिटल ले रहे हो, और इन दोनों के बीच में जो रेशियो होता है या इनका जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी कंपनी के अंदर, उसे ही कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ऐसा कि आपके जो पैसे जो बिजनेस में आ रहे हैं वो कौन से सोर्स से आ रहे हैं जिससे आपका कॉस्ट मिनिमम रहे, और ऐसे कैसे उन्हें अरेंज करना है कि जिससे आपका जो वेल्थ है या फिर मार्केट वैल्यू है कंपनी की वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। ये जो डिसीजन इंश्योर होता है वो ट्रेजरर करता है। वो ये देखते हैं कि लोन्स है या फिर देखते हैं कि लोन्स लेना है, शेयर्स इश्यू करना है या बॉन्ड्स या डिबेंचर्स को इश्यू करना है, और जो कमर्शियल बैंक है उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन करके रखना है, क्योंकि वही आगे जाके आपको लोन देंगे या फिर अभी लोन देंगे, उनका इन्वेस्टमेंट अभी आपके कंपनी में है। आगे हम लोग देखेंगे वो है क्रेडिट मैनेजमेंट। तो क्रेडिट मैनेजमेंट में क्या होता है कि जब भी बिजनेस जो है वो मेनली क्रेडिट पे काम करते हैं। आपने आज गुड्स दिए, 30 दिन बाद या 60 डेज लेटर या फिर 90 डेज के बाद आपको जो है पैसे वापस मिल जाएंगे। तो ये कुछ क्रेडिट पॉलिसी होती है, हर एक बिजनेस की अलग अलग होती है। तो ये जो क्रेडिट पॉलिसीज फॉर्म करना है वो ट्रेजरर करता है। साथ में जो भी रिसीवेबल अकाउंट है, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गए, तो उनका भी जो मेंटेनेंस का जो होता है वो भी ट्रेजरर करता है कि है ना, हमें टाइम पे जो रिसीवेबल्स के पैसे हैं वो वापस मिले और वो बैड डेट में ना चला जाए। तो ये सारा भी इंश्योर ट्रेजरर करता है। अब हमारे ट्रेजरर की जो चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट यानी कि आप कौन से एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, कौन से प्रोजेक्ट में पैसे डाल रहे हो ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले, और जो पैसा है वो आप फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आपको पता है कि फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। तो जब भी आप है ना हाई या लो पे बाय और सेल करते रहते हो, उस फ्लक्चुएशन का फ़ायदा उठाते हो, उसे कहते हैं हेजिंग। तो हमारे जो फंड्स आए हैं मीन्स प्रॉफिट आया है उसे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, और फॉरेक्स मार्केट में हेजिंग से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हो। तो ये जो है वो भी काम ट्रेजरर का होता है। तो ये थे ट्रेजरर के कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम बढ़े हमारे अगले पॉइंट के ऊपर। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कलेक्टर, मतलब कि कंट्रोलर जो है उसके उसको क्या करता है एग्जैक्टली, वो कौन है, क्या करता है, उसके बारे में है। तब कंट्रोलर का रोल क्या है, तो फिर वो कहाँ पे आता है, तो अकाउंटिंग और कंप्लायंस। अकाउंटिंग यानी कि हमारी जो बुक्स मेंटेन करनी है वो, कंप्लायंस यानी कि उसे कहाँ पे कंट्रोल करना है। तो कंट्रोलर या फिर फाइनेंशियल कंट्रोलर जो होता है वो कौन होता है, मेन चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर होता है। तो उसका मेन फोकस कहाँ है कि है ना,
फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे आप रिपोर्ट कर रहे हो, कंप्लाई कर रहे हो। जो इंटरनल ट्रैकिंग है, यानी कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, जो हमारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो ढंग से रिपोर्ट हो रहे हैं कि नहीं, जो सारे लॉज है या फिर पॉलिसीज है उसके हिसाब से रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, और पैसा हमारा अंदर मैनेजमेंट के अंदर कहाँ पे जा रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में कितना जा रहा है, क्या वो ओवर स्पेंड कर रहे हैं या अंडर स्पेंड कर रहे हैं, एक्सेट्रा। तो ये जो होता है वो सारा कंट्रोलर देखता है। अब हम देखेंगे कंट्रोलर की कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो वो क्या है। सबसे पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिनेंशियल अकाउंटिंग। अब फिनेंशियल अकाउंटिंग यानी हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट हो गए, तो ये जो मेंटेन करने का काम है वो कंट्रोलर करता है। जो प्रिपेयर करना है, मेंटेन करना है, वो कंट्रोलर करता है। क्यों ताकि वो है ना शेयर होल्डर्स है या फिर बाकी जो इन्वेस्टर्स है उन्हें दिखा सके, गवर्नमेंट को दिखा सकते, तो ये अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, इसलिए कंट्रोलर करता है। साथ में हमें ये भी पता है कि हमारे जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एज एन टूल ऑफ कंट्रोल भी यूज हो सकते हैं, ये ट्रैक करने के लिए कि हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, प्रॉफिट कितना है और कहाँ पे हम लोग स्पेंड कर रहे हैं या नहीं। तो हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, लेकिन उससे पहले यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा। अब हम लोग देखेंगे हमारे कंट्रोलर की दूसरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या है, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमारे जो एक्सपेंसेस है या कॉस्ट है उसको ट्रैक करने के लिए जो हम लोग स्पेसिफिक अकाउंटिंग करते हैं, हमारे पर यूनिट कॉस्ट कितना है एक्सेट्रा, तो वो जो है वो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशनल कॉस्ट है उसे ट्रैक करना और जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उन्हें अच्छे से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली जो ऑपरेट करना है वो अच्छे से कर पाए, इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक कंट्रोल मेजर है, क्योंकि आपको पता चलता है एग्जैक्टली कि आपके फैक्ट्री में कितना कॉस्ट आया था, ऑफिस में कितना कॉस्ट आया था, मार्केटिंग के टाइम पे कितना कॉस्ट आया, ये सब आपका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आपको पता चलता है कौन से डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हो रहा है, तो आपके बजट के हिसाब से वो ओवर स्पेंड हो रहा है कि नहीं, वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चलता है। अब हमारे कंट्रोलर की तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग का मतलब क्या है, हमने देखा था कि कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले एक बजट बनाया जाता है, और वो कैसे बनाया जाता है, हम लोग फोरकास्ट करते हैं, यानी कि हम लोग सोचते हैं अगर इस साल इतना खर्चा हुआ है यानी कि अगले साल भी इतना होगा, साथ में अगर हमें एक्सपेंशन करना है तो उसके लिए हमने ये प्रोजेक्ट किया है कि इतना खर्चा होगा, इतना हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो इस हिसाब से एक ईयरली बजट फॉर्म किया जाता है और उस बजट के अंदर एक कंपनी जो है वो काम करती है। तो ये फोरकास्टिंग और जो बजटिंग डिसीजन है वो भी कंट्रोलर ही लेता है। उसकी अभी जो चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी क्या, अब गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, साथ में कंपनीज को कुछ टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, तो जो टाइम टू टाइम टैक्स पे करना है या फिर टैक्स फॉर्म्स की जो फाइलिंग है वो भी कंट्रोलर करता है। साथ में ये भी वो भी डिसीजन लेता है कि कहाँ पे हमें है ना टैक्स जो है कम पे करना पड़े। अगर हम लोग इक्विटी ले रहे हैं या डेट में ले रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि जो कंपनी डेट लेती है उनको कैश जो टैक्स होता है वो कम पे करना पड़ता है, क्योंकि उनका प्रॉफिट जो है वो कम दिखता है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, तो प्रॉफिट कम देखने की वजह से आपको टैक्स कम पे करना पड़ता है। तो ऐसे जो सारे काम है वो भी कंट्रोलर करता है कि आपका एक्सपेंसेस है ना कम से कम रहे, इसीलिए कंट्रोलर। जो आप कंट्रोलर का जो फिफ्थ पॉइंट है वो है इंटरनल ऑडिट। जो फिफ्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल ऑडिट। अब ऑडिट का मतलब क्या होता है, अब ऑडिट एक ऐसी प्रोसेसिंग है, ऑडिटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हमारे जो फाइनेंशियल अकाउंट होता है उसमें हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का देखा जाता है कि फिजिकल कोई प्रूफ है कि नहीं। अगर आपने परचेज किया तो उसका परचेज रिसीट है कि नहीं, मतलब कि इनवॉइस है या नहीं। तो हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कोई फिजिकल प्रूफ या डिजिटल प्रूफ है या नहीं, ऐसा कुछ प्रूफ है, डॉक्यूमेंटेशन जो उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बैक कर रहा हो और वो लीगल माना जाए। तो ऐसे ही कंट्रोलर जो है वो कंपनी के अंदर ही खुद से ऑडिटिंग कर लेते हैं ताकि जो फ्रॉड्स और एरर के चांसेस है वो कम हो जाए। तो ये थे कंट्रोलर की कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम बढ़े हमारे अगले पॉइंट के ऊपर। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन आपको इतना आइडिया आ गया है कि है ना फाइनेंस का
अब फाइनेंस नहीं है, ये फाइनेंशियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल फंक्शन में क्या वो कहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर हर एक डिपार्टमेंट में और हर एक लोकेलिटी पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज्ड या फिर डिसेंट्रलाइज्ड। उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि वो एग्जैक्टली क्या है, उनके क्या क्या एडवांटेजेस है। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन को फिनेंस चाहिए होता है वो तो कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग लोकेशंस पे काम करती है, अलग अलग लेवल्स भी होते हैं और हर एक को फिनेंस चाहिए होता है। तो उनका डिसीजन है कि क्या इन सभी का एक ही जगह पे फिनेंस हो, एक ही जगह सारे डिसीजंस लिए जाए, या हर एक को एक इंडिविजुअल फिनेंशियल टीम दे जाए जो उनके लोकेलिटी का या फिर उस एरिया का जो फिनेंस है वो देखेंगे। तो चलिए हम लोग चालू करेंगे सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल फंक्शन से। तो सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल फंक्शन क्या होता है? जो मेजर डिसीजन होते हैं, मेन डिसीजन होते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग हो गए और कैश प्रोसेसिंग हो गए, तो वो जो है कंपनी हेडक्वार्टर्स में करती है। अगर किसी कंपनी ने बोला है कि इस साल से हमें है ना CSR एक्टिविटी करनी है, तो वो हर एक, भले ही वो इंडिया में ऑपरेट कर रही हो या फिर अमेरिका में ऑपरेट कर रही हो, वो कंपनी का एक पॉलिसी है तो वो हर जगह अप्लाई होगा। सिमिलरली जो मेजर फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं वो सिर्फ उनके मेन हेडक्वार्टर्स में नहीं होते बल्कि हर एक ब्रांच में भी होते हैं। तो ऐसे जो सारे डिसीजन होते हैं वो मेन हेडक्वार्टर्स पे लिए जाते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या होता है? इससे है ना टाइट कंट्रोल इंश्योर होता है, ये पॉलिसीज जो है वो यूनिफॉर्म लागू हो जाती है, फिर है ना कैश का जो है बेटर यूटिलाइजेशन होता है, इकोनॉमी स्केल तक चली जाती है। तो ये थे सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल फंक्शन के एडवांटेजेस। अब हम लोग यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम लोग देखें कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं। तो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल फंक्शन यहाँ पे हमें बताया गया है कि जब कंपनी हर एक ब्रांच या हर एक लोकेलिटी पे एक अलग फाइनेंशियल टीम देती है ताकि वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन जो है खुद ले पाए, अपने लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे फाइनेंशियल डिसीजन वो खुद ले पाए, तो वो हो जाता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल फंक्शन। वहाँ की फाइनेंस टीम है वो वहाँ के लोकल मैनेजर को रिपोर्ट करेगी, ना कि कंपनी हेडक्वार्टर्स पे। इसका एडवांटेज क्या है? तो जो लोकल डिसीजन मेकिंग है वो जल्दी हो जाता है और जो स्पेसिफिक डिसीजन नीड्स है वो भी अच्छे से समझ पाते हैं। आप है ना ग्राउंड लेवल, ऐसा बोलते हैं ना कि जो ऑफिस में बैठने वाले हैं वो फैक्ट्री वर्कर्स का जो नीड्स है वो नहीं समझ पाते, इसीलिए वहाँ पे एक अलग से मैनेजर रखा जाता है। तो ऐसे ही हर एक लोकेशन की कुछ अलग प्रॉब्लम्स होती है, अलग फाइनेंशियल नीड्स होती है, तो वो वहाँ की फाइनेंस टीम मैनेज कर सकती है। अगर वहाँ पे आपने सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस फंक्शन लागू कर दिया तो फिर वो इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि हेडक्वार्टर्स और जो लोकेशन है, आप यहाँ टेबल पे बैठ के वो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो और जो एक्चुअली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये था डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस फंक्शन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आजकल जो हमारी सारी फर्म्स है या फिर कंपनीज है वो कौन सा यूज़ करती है। वो सिर्फ कम्प्लीटली सेंट्रलाइज या कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज फाइनेंस फंक्शन यूज़ नहीं करती, बल्कि इनका जो मिक्स होता है यानी कि जो हाइब्रिड मेथड होता है वो यूज़ करती है, हाइब्रिड अप्रोच। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मेजर डिसीजंस होते हैं, जैसे हमने बात की, जैसे कि रूटिंग अकाउंटिंग है, टैक्स कंप्लायंस है, ट्रेजरी है, तो इन सबको है ना सेंट्रलाइज्ड किया जाता है, एक स्पेसिफिक जगह पे डाल दिया जाता है जिसका नाम है शेयर्ड सर्विस सेंटर, ताकि जो कॉस्ट है वो कम से कम रहे। अगर आप ये देखो कि है ना हर एक लोकेशन अपना टैक्स खुद से कर रहा है, तो है ना हर एक का ऑडिटिंग का खर्चा, टैक्स का खर्चा, अकाउंटेंट का खर्चा बढ़ जाएगा, राइट। लेकिन अगर आपका सारे लोकेशंस का एक साथ हेडक्वार्टर पे सारे लोकेशंस का टैक्स वगैरह भर रहा है तो उसमें कंपैरेटिवली खर्चा कम आएगा। इसीलिए जो ये मेजर डिसीजन होते हैं जो जहाँ सब जगह यूनिफॉर्म रहने वाले हैं वो एक हेडक्वार्टर्स पे होंगे, यानी कि शेयर्ड सर्विस सेंटर पे। और जो स्ट्रेटेजिक फिनेंस है, जैसे कि किसी भी लोकेलिटी में आपके जो बिजनेस है या फिर उस लोकेशन को में आप सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करो, उसके लिए आप जो डिसीजन ले रहे हो वो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होगा और उसके लिए आपको हर बार टॉप मैनेजमेंट से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने खुद के जो फाइनेंस टीम आपको प्रोवाइड किए उसके साथ कंसल्ट करके वहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं और वहाँ पे खुद की ऑटोनॉमी होती है। तो ये जो मिक्स्ड स्ट्रक्चर है वो आजकल की बहुत सारी कंपनीज लेती है। आप यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पॉइंट भी खत्म हुआ। तो इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल फंक्शंस ये कंप्लीट हो जाता है। वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपको यही सेम टॉपिक इंग्लिश में समझना है
तो प्लीज़ मेरे चैनल प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सेम टॉपिक इंग्लिश में समझाया हुआ मिलेगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।